कराची के साहिल के पास की अच्छी खासी ज़मीन पहले समुंदर का हिस्सा हुआ करती थी और उसे लैंड रिक्लेमेशन के ज़रिए ज़मीन बनाया गया था। तो कराची में प्रोसेस कोई नया नहीं है, हालांकि हमें तो ये सुन के फेज़ 8 के एक्सपेंशन का आता होगा जहनों में, मगर ये प्रोसेस जो है कराची में 100 से भी ज़्यादा साल पहले से होता हुआ आ रहा है। इससे पहले कि हम कराची की मज़ीद बात करें, ये समझ लेते हैं कि ये होता कैसे है। तो इसके कई तरीके हैं, जिनमें से 3 सबसे कॉमन तरीक़ों का हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। सबसे पहले है डच मेथड। नाम से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसका ताल्लुक नीदरलैंड से है। मौजूदा नीदरलैंड्स के करीब 20% ज़मीन कभी समुंदर का हिस्सा हुआ करती थी। इनके रिक्लेमेशन के तरीके में ये समुंदर के एक छोटे से हिस्से के गिर्द दीवारें बना देते हैं। आर्किमिडीज क्रू एक बहुत पुरानी हाइड्रोलिक मशीन है। हालांकि इसका नाम एक मशहूर ग्रीक इन्वेंटर पर रखा गया है, मगर इसके ओरिजिन 3वीं सदी क़ब्ल मसीह से भी पहले मिस्र में भी मिले हैं। खैर, इस मशीन का काम निचले इलाकों से पानी उठाकर ऊँचली जगहों पर ले जाना है और इसका इस्तेमाल सदियों फसलों को पानी देने में होता रहा है। इसके एक मोटराइज्ड वर्जन की मदद से डच ने अपने समुंदर के इन हिस्सों से पानी निकालकर पानी को ड्रेन करना शुरू कर दिया। जैसा कि आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा, ये तरीका सिर्फ उन जगहों पे काम आता है जहाँ 2 या ज़्यादा तरफ से पानी हो, वरना ये बहुत महंगा पड़ जाता है। दूसरा तरीका है डीप सीमेंट मिक्सिंग। ये जापान में 70 से इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है। इसमें होता ये है कि सीमेंट के अंदर सीमेंट को डाला जाता है और फिर बड़े बड़े सीमेंट कॉलम्स बनाए जाते हैं, जिनके ऊपर फिर तामीराती काम हो सकता है। इस मेथड में कम से कम मौलियाती तबाही होती है और ये इन जगहों में बहुत काम आता है जहाँ सीमेंट की मिट्टी बहुत हल्की और नरम होती है, मगर ये भी तीसरे तरीके के मुकाबले में ज़्यादा महंगा होता है और वो है ड्रेन रिक्लेमेशन। इसमें होता ही है कि भारी पत्थरों या सीमेंट को सीमेंट पर बेस बनाने के लिए डाला जाता है और फिर इसके ऊपर कश्तियों की मदद से बड़ी मकदार में मिट्टी डाली जाती है। ये मिट्टी कहाँ से आती है, इसके 2 मेन ज़राए। एक तो जहाँ रिक्लेमेशन हो रही होती है इसके करीब किसी पहाड़ी वगैरह से मिट्टी माइन कर ली जाती है, या फिर किसी दूसरे मुल्क से मिट्टी इंपोर्ट की जाती है। जी हाँ, मिट्टी को इंपोर्ट भी किया जाता है। इसकी वजह अक्सर औकात तामीराती मकासद के लिए होती है, मगर सिंगापुर जैसे ममालिक जहाँ पे ज़मीन वैसे ही इतनी कम है, वो कहीं और से मिट्टी मंगवाने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा, कराची में रिक्लेमेशन तीसरे तरीके से ही हुई। क्रीक मरीना और क्रेसेंट बे ये सब भी रिक्लेम ज़मीन पर बने हुए हैं, मगर ये तो बहुत नए प्रोजेक्ट्स हैं। कराची में रिक्लेमेशन का आगाज़ आज़ादी से भी पहले अंग्रेज़ों ने किया था। 1916 से लेकर 1920 तक उन्होंने 144 एकड़ ज़मीन 0.6 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन को समुंदर से ड्रेन करके खुश किया था। ये एरिया आज के सफारी पार्क की ज़मीन के बराबर है। इसके बाद अगला फेज़ शुरू होता है 60 साल बाद, जब 1980 में ज़ियाउल हक ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास किया DHA डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी बनाने का। अब कराची का साहिल डेवलप होने लगा और जब ज़मीन कम पड़ने लगी तो रिक्लेमेशन का काम भी शुरू हो गया। ये काम गिजरी गिरी के बाद शुरू हुआ था और हालांकि इससे कोई पब्लिक रिकॉर्ड नहीं है। आसपास के मछेरों के मुताबिक 1986 में उन्होंने पहली बार यहाँ समुंदर से में पत्थर और मिट्टी डालते हुए देखा था। पाकिस्तान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनियोग्राफी के एक सीनियर रिसर्चर इब्राहिम जिया के मुताबिक इस पानी के चैनल का रकबा 1986 में करीब 14 किलोमीटर हुआ करता था, जो कि अब घटकर सिर्फ 11 रह गया, यानी कि 3 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन को उसी ज़माने में ही रिक्लेम कर लिया गया था। गूगल अर्थ की मदद से हम ये देख सकते हैं कि 1990 में फेज़ 8 की रिक्लेमेशन का आगाज़ हो चुका था। 2007 में यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ और क्योंकि DHA का मास्टर प्लान का हिस्सा नहीं था, तो इसमें काफ़ी अख्तलाफात भी उठाए गए। जहाँ एक तरफ फेज़ 8 में रेस्टोरेंट्स, गोल्फ क्लब, स्कूल और सिनेमा बन रहे थे, वहाँ दूसरी तरफ एक बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट का आगाज़ हो चुका था, इमारत का क्रेसेंट बे। 2006 में यहाँ काम शुरू हुआ, लेकिन सिर्फ 2 ही साल बाद 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से सब कुछ रोक दिया गया। फिर उनका DHA के साथ एक लंबा कोर्ट केस चलता रहा और फिर आखिरकार जब मामला हल हो गया तो 2015 में इस पर काम कंटिन्यू हो गया। प्लान के मुताबिक ये 50 टावर्स पर मुश्तमिल होगा, जिनमें से 83 रेजिडेंशियल टावर्स, 5 कमर्शियल टावर्स, एक 5 स्टार रिजॉर्ट और एक आइकॉनिक टावर होगा। अभी तक 60 टावर्स मुकम्मल हो चुके हैं जिन और कई अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर आपको लग रहा है कि क्रेसेंट बे का इस वीडियो से क्या ताल्लुक है, तो इस प्रोजेक्ट के लिए भी काफ़ी ज़मीन को रिक्लेम किया गया था, जिससे कि साहिल को शेप मिलाने के लिए। इसके अलावा क्रीक मरीना एक और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है जिसके लिए रिक्लेमेशन हुई थी। इसको अंडर कंस्ट्रक्शन कहना शायद गलत ही हो, क्योंकि ये पिछले 17 सालों से बना ही जा रहा है। फेज़ 8 के अलावा कराची पोर्ट के एक नए टर्मिनल और काफ़ी बड़े रेजिडेंशियल एरिया के लिए भी ज़मीन रिक्लेम हुई थी और पोर्ट कासिम का भी अच्छा खासा हिस्सा समुद्र से लेकर ज़मीन पर बनाया गया था। इसके अलावा थोड़ी सी कराची के साहिल पर डेवलपमेंट की बात भी कर लेते हैं। 2021 में चाइना की वजह से $3.5 अरब का प्लान अनाउंस हुआ था। इसमें सैंडस्पिट के पीछे जो पानी है, इसको वेस्टर्न बैकवाटर्स भी कहा जाता है, वहाँ की ज़मीन को बड़ी तादाद में रिक्लेम करके कंस्ट्रक्शन होने का प्लान था। 640 हेक्टेयर ज़मीन को रिक्लेम करने का ओरिजिनली प्लान था, जो कि अब बढ़ गए 687 हेक्टेयर, यानी कि तकरीबन 7 स्क्वायर किलोमीटर हो चुका है। इसमें कराची पोर्ट के लिए नए बर्ड्स, एक नया फिशिंग पोर्ट, क्रूज टर्मिनल, हार्बर ब्रिज और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शामिल थे। अभी ये इलाका कुछ इस तरह का दिखता है और प्लान के मुताबिक कुछ इस तरह का दिखेगा। ये उस वक्त के मरीन अफेयर्स के वजीर सैयद अली जदी ने स्केच शेयर किया था, जिसमें बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट्स वगैरह तो दिख ही रहे हैं, मगर साथ ही ये भी नज़र आ रहा है कि इस रिक्लेम ज़मीन को सैंडस्पिट और मारीपुर से ब्रिजेस जोड़ेंगे। पीछे मोनोड़ा को कराची पोर्ट से जोड़ता हुआ एक ब्रिज भी नज़र आ रहा है। इसके बाद मई 2022 में यहाँ पर काम का नोटिस लिया गया था। इस रिपोर्ट का लिंक मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा, आप जाकर से पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। फिर इसी साल अक्टूबर में
रिवाइज प्लान दिखाया गया था जिसमें कॉस्ट को कम करके 3.1 अरब डॉलर कर दिया था, और पिछले प्लान के मुताबिक जो मच्छर कॉलोनी का इलाका इसमें शामिल किया गया था उसको भी हटा दिया गया था। इसके अलावा कुछ और समुद्री इलाकों को मिलाकर प्रोजेक्ट के एरिया को बढ़ाकर 687 हेक्टेयर यानी कि करीब 7 स्क्वायर किलोमीटर कर दिया गया था। उसके अलावा कराची में और भी बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स थे जिनके लिए रिक्लेमेशन ज़रूरी थी, जो कि प्रपोज तो हुए लेकिन कभी कंप्लीट नहीं हो सके। सबसे पहले था ईमार का शुगरलैंड सिटी, जो कि किमाड़ी वाले एरिया में बहुत बड़ा शहर बनाने का उनका प्लान था, जिसको अप्रूव भी उन्होंने करा लिया था। 68 बिलियन डॉलर्स का इसका बजट था। खैर जाहिर सी बात है, इस पर कभी कुछ काम वाम हुआ नहीं। उसके अलावा था बैरियर टाउन का आइलैंड सिटी, जो कि फेज़ 8 के पास एक बहुत बड़ा सा आइलैंड था, जिसमें इनके मुताबिक जो है 1 करोड़ लोग रहने थे, और यहाँ पे हॉस्पिटल, स्कूल, बिल्डिंग्स वगैरह। इसके अलावा जो है यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल और दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग भी होनी थी, जो कि आपको उससे समझ आ गया होगा कितना फार फेच, कितना दूर का प्लान था ये। उसके अलावा कराची पोर्ट टावर एंड मरीना जो है वो भी एक आइलैंड सा था, जो कि पाकिस्तान के झंडे की शेप में था, चांद और सितारा उसमें बना हुआ था। और उसके अंदर भी जब ये प्लान प्रपोज हुआ था उस वक्त बुर्ज खलीफा बनी भी नहीं थी, तो उस वक्त के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग भी वहाँ बननी थी। तो ये सब वो प्रोजेक्ट्स हैं, इनके लिए रिक्लेमेशन चाहिए थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स कहीं बन नहीं सके। इसके बाद में किसके लिए डिटेल में मैं किसी और वीडियो में बात करूँगा। कराची के साहिल के साथ साथ मैंग्रोव के जंगलात भरे हुए हैं, जिनके फ़वाइद अनगिनत हैं। सबसे पहले तो इनकी जड़ें ज़मीन में इस तरह घुसी हुई होती हैं कि किसी भी समुद्री तूफ़ान का अच्छी तरह मुकाबला कर लेती हैं, जिनसे ज़मीन पर इसका असर कम से कम पड़ता है। इसके अलावा बेजान दिखने वाले पौधों में पूरे के पूरे इकोसिस्टम छुपे हुए होते हैं। यहाँ पर मछलियाँ, समुद्री कछुए, कीड़े मकोड़े, हिजरत करने वाले परिंदे सब पाए जाते हैं। हर साल सैंड्समिट और हॉक्स बे में कछुए अंडे देने आते हैं, मगर जैसे जैसे नए से नए हट बने आ रहे हैं, इनकी तादाद कम से कमतर हुई जा रही है। ये बात याद रहे कि ये इंडेंजर स्पेशीज़ कहलाते हैं। कराची का साहिल दुनिया के उन चंद साहिलों में से है जहाँ पर अब तक कछुए अपने अंडे देने आते हैं, मगर जिस तरह यहाँ पे हट्स बने जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि जल्दी कछुए यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा जब मैंग्रोव के दरख्त कंस्ट्रक्शन के लिए काटे जाता है तो इनमें ना सिर्फ ज़मीन कमज़ोर पड़ जाती है, बल्कि इनके अंदर मौजूद कीड़े मकोड़े, इनके छाँव तले मछलियाँ और परिंदे सब मारे जाते हैं। जब हम कराची के समुंदर के पास के रिहायशी इलाकों का सोचते हैं तो हमारे दिमाग में डिफेंस के बड़े बड़े बंगले आते हैं, मगर साहिल के साथ ही ऐसी आबादियाँ भी हैं जिनके रिहायशी गुजारा सिर्फ और सिर्फ मछलियाँ पकड़ने से होता है। जब तक समुंदर अपनी असल हालत में था तब तक इन मछलियों का गुजारा साहिल के करीब से ही मछलियाँ पकड़ने से हो जाता था, मगर अब इनको काफ़ी मसाइल पेश आता है। आप इनकी ज़बानी खुद सुन लें। वो मैंग्रोव की जड़ों में आके अंडे छोड़ते हुए उनके बच्चे पल के बड़े होते हैं, लेकिन अभी मैंग्रोव नहीं है तो मछली कैसे आएगी? बच्चे नहीं होंगे तो मछली बढ़ेगी ही नहीं। सारी मछली नस्ल खत्म हो गई मछली की। और झींगा है, झींगा बिल्कुल खत्म हो गया है। झींगा है वो मैंग्रोव में जड़ मैंग्रोव की जड़ों में बचा देता है। मैंग्रोव नहीं है तो झींगा बिल्कुल नायाब हो गया। नहीं तो हम किसी रोज में रोजाना हम 100 किलो 150 किलो झींगे लाते थे, आज 10 किलो 8 किलो मुश्किल से मिलता है। अभी तो हम समझो यहाँ से निकलते हैं, पहले तो 10-15-20 मिनट में पहुँच जाते, अभी तो तकरीबन में 2 घंटे लगते हैं। नज़दीक से तो जाने ही नहीं देते, बड़े दूर से जाओ, हमारा इलाका है। हमारा वो ज़्यादा नुकसान हमारा वो होता है, तेल ज़्यादा जलता है, ज़्यादा वक्त टाइम हमारा ख़राब होता है। हाँ, पहले जो ये ऐसा होता था कि बिल्कुल यहाँ किनारा कोई चीज़ नहीं होती थी, यहाँ पे बिल्कुल क्लीन किनारा होता था और मैंग्रोव के जंगलात हुआ करते थे। ये जितनी आपने पूरी जो जगहें देखी इसमें मैंग्रोव के बड़े बड़े जंगलात थे। उन जंगलात को जो है वो काट कर इसको बनाया गया है। अब जैसे जैसे ये समुद्र के किनारे आबादी बढ़ रही है तो पॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। मुझे बताएगा, जब आप 60 और 70 में आते थे या 90 में भी, तो ये क्या इतना साहिल इतना आगे था क्या तभी ये इमार का आया हुआ है? नहीं, ये साहिल नहीं था, ये समुद्र था। इस समुद्र में बाकायदे अर्थफिलिंग की गई है। इनको जो है वो पहाड़ी इलाकों से जो है वो मिट्टी ला के इनको भरा गया है। ये समंदर से ज़मीन निकाली गई है और उस पर ये सारी चीज़ें जो है वो टेक्नोलॉजी के तहत बनाई जा रही है।